अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुझे आज इस अज़ीमुश्शान जामिया में आकर बहुत मसरत हो रही है। गोया कि मैं अपने घर में आया हूँ। ये अलग बात है कि मेरी ये विजिट पहली नहीं है, इससे पहले भी गालिबन 10-12 साल पहले मेरा यहाँ आना हुआ था। फ़र्क इतना है कि उस वक्त हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी दामत बरकातुहुम की मौजूदगी में वह आना नहीं हुआ था और उस वक्त तक उनसे कोई मुलाकात भी नहीं हुई थी। लेकिन इस मर्तबा जो आना है वो उनकी दावत पर और उनकी मौजूदगी में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका भी, उनके बिरादर गिरामी मौलाना उवैस का भी, और सबसे बढ़कर इन दोनों हजरात के वालिद गिरामी कदर हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी हफिज़हुल्लाह का। और ये हकीकत है कि जो तनावर दरख्त उन्होंने इस बेआब गियाह वादी में लगाया था वो आज इतना फलदार हो गया है माशा अल्लाह के उसके फलों का जायका दुनिया भर में महसूस किया जाता है। मेरा मुख्तसर सा जो तारुफ है वो दरअसल एक ख़ास मैदान में कुछ सालों से काम करने के हवाले से रहा है और ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल है इस नाचीज़ के ऊपर कि उसने एक ख़ास मैदान के लिए और उस मैदान में काम करने के लिए इस नाचीज़ को कबूल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मैदान में काम करने के नतीजे में जो तजुर्बात हासिल हुए हैं उन तजुर्बात की रोशनी में हम मुकालमात करते हैं, मुल्हिदीन से, एग्नोस्टिक से, मुर्तद्दीन से गुफ्तगू करते हैं और उस गुफ्तगू से कुछ नताइज और कुछ उसलूब हमने मुरत्तब किया और हम कोशिश ये करते हैं कि मदारिस और इसी तरीके से असरी जामियात के तलबा और असातिज़ा तक उस उसलूब को पहुँचाएँ। ये दौर, जैसा कि हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब ने जिक्र किया, ये दौर शुकूक व शुबहात और शहवात की कसरत का है। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि एक इंसान इल्हाद का रास्ता या इर्तिदाद का रास्ता शहवात की वजह से इख्तियार करता है और ये कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी माजी में भी ऐसा होता आया है। क्या मदीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन नहीं पाए जाते थे? ये मुनाफिकीन जो शिर्क तर्क करके बज़ाहिर इस्लाम में दाखिल होते थे तो ये अपनी शहवात की बुनियाद पर होते थे और वो शहवत ऐसी नहीं थी जो इस्लाम में उनको गोया के शहवत पूरी करने की इजाजत हो, ऐसा नहीं। उनकी शहवत ये थी कि हम एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन जाएं और हमें उस तरह का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए जो मदीने की मुस्लिम आबादी को है और हम भी सर उठाकर चलें। ये शहवत थी और उसको पूरा करने के लिए वो इस्लाम में आते थे। तो शहवत की बुनियाद पर एक दीन को या एक रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार करना ये कोई नई बात नहीं है। आज भी एक बड़ी तादाद मुल्हिदीन की, एग्नोस्टिक्स की, मुतशक्किकीन की ऐसी है कि जो महज शहवतों की बुनियाद पर अपने गुनाहों को जस्टिफाई करने के लिए वो ये रास्ता चुनते हैं और इस रास्ते में बहुत आगे निकल जाते हैं। मुझसे अक्सर ये सवाल होता है कि जब मुर्तद्दीन से आप मुकालमा करते हैं तो क्या ये सब के सब ऐसे हैं कि जो दीन के ताल्लुक से शुकूक व शुबहात का शिकार होकर दीन को छोड़ बैठे हैं? क्या वाकई ऐसा है कि कुरान करीम पढ़कर या बाज़ अहादीस के जरिए इनके जहनों में एतराज जन्म लेता है और इन एतराज के तशफ़ी बख्श जवाबात न पाकर वो लोग इस्लाम छोड़ देते हैं? ऐसा नहीं है। एक बड़ी तादाद इन मुर्तद्दीन में ऐसी है, मोर देन 50%, कि जो शहवतों की बुनियाद पर अपने जराइम और अपने गुनाहों को जस्टिफाई करने के लिए खुदा का इनकार करती है। ऐसे बहुत से लोग हैं
जो किसी एडिक्शन का शिकार हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, अल्कोहल हो या पोर्नोग्राफी हो, इस तरह के एडिक्शन को, अब जाहिर है कि सारी चीजें इस्लाम में जुर्म और बाइसे सजा ये चीजें हैं और बाइसे गुनाह हैं। तो अब एक आदमी उस गिल्ट फीलिंग के साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहता। उस गिल्ट के एहसास से निकलने के लिए वो ये सोचता है कि जो निजाम और जो दीन मुझे वो एहसास करा रहा है उसी दीन को छोड़ दिया जाए, और इस तरीके से वो अपने गुनाह में मस्त रहता है और जिंदगी गुजारता रहता है। मोर देन 50% केसेस ऐसे ही होते हैं। फिर एक बड़ी तादाद उन लोगों की होती है कि जो किसी जहनी तनाव या मेंटल ट्रॉमा की वजह से इर्तिदाद या इल्हाद का रास्ता इख्तियार करते हैं, खुसूसन इल्हाद का। और मेंटल ट्रॉमा का मतलब यह है कि वो बचपन में या उनकी नौजवानी के आगाज में उन्होंने कोई वाकया ऐसा देखा हो या उनके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ हो जिसकी वजह से उनके दिल में खुदा के ताल्लुक से नफरत पैदा हो जाती है, और वो ये चाहते हैं कि खुदा ने, वो सोचते हैं कि खुदा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, और यहां से उनके इल्हाद के सफर का आगाज होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो ईमान से निकल जाते हैं। ऐसे लोगों का इलाज लंबी चौड़ी तकरीरें या खुदा के वजूद पर दलाइल नहीं है। ऐसे लोगों का इलाज वही डॉक्टर करेगा कि जिसके वो मरीज हैं, जिसके पास उनको जाना चाहिए। अगर वो मेंटल ट्रॉमा का शिकार हैं तो जाहिर है कि उनको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, और साइकाइट्रिस्ट अगर इस्लामी उसूल से और ज़वाबित से वाकिफ होगा तो यकीनन उनको सही मरज की तशखीस भी करेगा और इलाज भी सही करेगा, और ये उम्मीद है कि कुछ अरसे में वो दीन में वापस आएंगे। अब आखिर में चंद % मुर्तद्दीन या मुल्हिदीन बच जाते हैं जो शुकूक व शुबहात का शिकार होते हैं, और इसलिए होते हैं कि मसलन उनकी फिक्र मगरिबी फिक्र से मुतासिर है, उनकी साख पर्दाख्त और उनकी जहनी तरबियत वेस्टर्न पैराडाइम के ऊपर मबनी है, और इसलिए इस बुनियाद पर जब वो कुरान को समझते हैं या शरीयत को जानना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी या वेस्टर्न पैराडाइम कुछ और कह रहा है और इस्लामी शरीयत कुछ और कह रही है। दोनों के दरमियान उनको तजाद लगता है, और इस तजाद की वजह से चूंकि जहनी तरबियत 18 से 20 साल का अरसा उन्होंने अपनी जिंदगी का उस पैराडाइम के तहत गुजारा होता है, तो वो ये समझते हैं कि जो इस्लामी शरीयत है या दीन के अंदर जो कुछ मवाद और मजामीन हैं वो कम दर्जे के हैं। साइंस ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों की तशरीह और तफसील कर सकती है, इसलिए साइंस की बात मानी जाए और दीन को पसे पुश डाल दिया जाए, और यूं इन लोगों के इल्हाद का सफर का आगाज हो जाता है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन भी पेश करूं, लेकिन किसी टेक्निकल वजह से वो प्रेजेंटेशन आ नहीं पा रही है। तो बहरहाल जो भी कुछ मैं कोशिश करूंगा कि आप तक अपनी बात सही अंदाज से पहुंचा सकूं। मैंने जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया है और वो है वेस्टर्न पैराडाइम। वेस्टर्न पैराडाइम का मतलब ये होता है कि एक खास फ्रेमवर्क के जिसकी बुनियाद पर पूरा तालीमी निजाम, पूरी दुनिया का तालीमी निजाम लॉर्ड मकाले के जरिए जो मुरत्तब किया गया है और दुनिया को पेश किया गया है, उस तालीमी निजाम का मकसद ये है कि लोग साइंस के नहीं बल्कि साइंटिज्म के शिकार बन जाएं, और ये फर्क करना साइंस और साइंटिज्म के दरमियान बहुत अहम है। चूंकि बहुत सी मर्तबा हम लोगों के ऊपर हमारे हुलिये जैसे लोग जो दिखते हैं उनके ऊपर ये एतराज होता है कि भाई ये लोग शरीयत को आगे रखते हैं और साइंस के खिलाफ हैं, जबकि हमारा जो नजरिया है वो ये है कि हम साइंस के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि साइंस को हम एक खादिम की हैसियत से तसव्वुर करते हैं कि साइंस की ईजाद या साइंसी उलूम की ईजाद और टेक्नोलॉजीज की ईजाद इंसानियत की खिदमत के लिए हुई है, और खादिम को खादिम का ही दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर खादिम को आप मखदूम की नशिश पर बिठा देंगे और खलते मबहस कर देंगे तो फिर जिंदगी के बहुत से मेयारात और स्टैंडर्ड्स बदलने पड़ेंगे। इसलिए यह फर्क करना जरूरी है कि साइंस अलग चीज है और साइंटिज्म अलग चीज है। साइंटिज्म ही बुनियाद है इल्हाद की, और साइंटिज्म ही बुनियाद है एग्नोस्टिसिज्म की। एग्नोस्टिसिज्म का मतलब यह होता है कि मसलन एक शख्स को ये एहसास हुआ या उसको ये पढ़ाया गया कि भाई जिस चीज के बारे में भी आप यकीन रखें कि वो चीज मौजूद है या मौजूद नहीं है, तो उसकी कोई ना कोई साइंसी दलील होनी चाहिए। अगर उसकी साइंसी दलील है तो आप उसको मौजूद माने, और अगर उसकी साइंसी दलील नहीं है तो उसको मौजूद न माने। ये जो साइंस ने
उसको या टीचरों ने, असातिज़ा ने, निज़ाम तालीम ने उसको सिखाया है और उस बुनियाद पर वो खुदा के वजूद का फैसला करता है कि खुदा मौजूद है या नहीं, जन्नत और जहन्नम के वजूद का फैसला करता है कि ये दोनों मौजूद हैं या नहीं, इस बुनियाद पर जब वो तशकीक का शिकार होता है और कभी दीन को देखता है और समझता है कि नहीं, दीन ये कहता है कि खुदा मौजूद है, जन्नत और जहन्नम मौजूद हैं, और फिर साइंस की तरफ नजर दौड़ाता है कि साइंस में उसको कोई ऐसी दलील नहीं मिलती कि खुदा मौजूद है, जन्नत और जहन्नम मौजूद हैं, तो फिर वो ला इलाहा उला वला इलाहा उला मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, यानी वो तशकीक का शिकार हो जाता है कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, और फिर वो एक पोजीशन इख्तियार कर लेता है कि मुझे नहीं मालूम कि खुदा मौजूद है या नहीं, मैं इस बारे में तहकीक से नहीं कह सकता कि जन्नत व जहन्नम मौजूद है या नहीं, रूह मौजूद है या नहीं। तो ऐसी पोजीशन को एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है। तो साइंटिज्म, अब साइंटिज्म क्या है मैं आगे बताऊंगा। साइंटिज्म दरअसल इल्हाद और एग्नोस्टिसिज्म इन दोनों की बुनियाद है। इल्हाद किसे कहा जाता है? इल्हाद है इनकार खुदा, कि खुदा मौजूद नहीं है, एक पोजीशन इख्तियार कर ली। लेकिन एग्नोस्टिसिज्म में कोई पोजीशन इख्तियार नहीं होती। तो साइंस की जो हैसियत है वो हमारे नज़दीक मुसल्लम है, लेकिन आपको हैरत होगी कि साइंस से साइंटिज्म का जो सफ़र है वो कुछ इस तरीके से हुआ है कि एक दौर वो था कि जब साइंटिस्ट ये ख्वाब देखा करते थे कि हमारी हैसियत भी कुछ रोमन कैथोलिक के पोप जैसी होनी चाहिए, और जिस तरीके से एक पोप की हैसियत है कि वो लोगों को ब्लेस करता है और माशरे में उसको बड़ी इज्जत और तौकीर की निगाह से देखा जाता है, तो 1561 to 1626 इस अरसे में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ने एक ख्वाब देखा। यह ख्वाब था साइंटिफिक प्रीस्टहुड का। साइंटिफिक प्रीस्टहुड का मतलब यह है कि जो लोग साइंस के शोबे से वाबस्ता हैं उनकी हैसियत ऐसी होनी चाहिए जैसे कि प्रीस्ट की, उलमा की, पादरियों की, यानी हमारी टर्मिनोलॉजी में उलमा, उनकी टर्मिनोलॉजी में, उनकी इस्तिलाह में पादरी, के मुआशरे में उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, उनकी इत्तिबा की जाती है। तो उसने बाकायदा अपने मुल्क यानी बरतानिया को ये सुझाने की कोशिश की कि हुकूमत की सतह पर साइंस की बाकायदा सरपरस्ती की जाए और साइंसदानों को वो मकाम दिया जाए। तो वो एक किताब में, बल्कि उसने न्यू एटलांटिस मैगजीन उसमें उसने लिखा है, Bacon described a technocratic utopia in which a scientific priesthood made decision for the good of the state as a whole। यानी उसने एक कॉन्सेप्ट दिया टेक्नोक्रेटिक यूटोपिया का। ये टेक्नोक्रेटिक यूटोपिया क्या चीज है, उसके लिए सबसे पहले समझ लें कि यूटोपिया क्या चीज है। यूटोपिया कहते हैं एक ऐसी सूरत हाल को कि जिसमें हर चीज अपनी परफेक्शन के ऊपर हो। मिसाल के तौर पर एक ऐसी जगह कि जहां ना कोई गम हो, ना जहां कोई खौफ हो, तमाम के तमाम लोग आपस में एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते हों, और इसी तरीके से उनमें आपस में इक्तसादी एतबार से कोई तफाजुल ना हो। ये ना हो कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, एक खादिम है और दूसरा मखदूम है, सब के सब बराबर और हंसी खुशी रह रहे हों। इस सूरत हाल को यूटोपिया कहा जाता है। उसने एक लफ्ज दिया टेक्नोक्रेटिक यूटोपिया। टेक्नोक्रेटिक यूटोपिया का मतलब यह होता है कि ऐसा मुआशरा कि जहां टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर यूटोपिया को क्रिएट किया जाए। और आप देखें कि यह बात 1624 में लिखी जा रही है और आज 2024 इख्तिताम पजीर है, और हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि हमारी जिंदगियां टेक्नोलॉजी से न सिर्फ ये कि मुतासिर हैं, बल्कि हम टेक्नोलॉजी के महकूम हैं। और टेक्नोलॉजी ये डिक्टेट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 1624 में ख्वाब देखा गया और बात लिखी गई, और 2024 में आज हम उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो उसके बाद उसने बाकायदा टेम्पल्स ऑफ साइंस का नजरिया पेश किया। ये लिखता है एक शख्स है रूपर्ट शेल्ड्रिक, उसकी एक किताब है द साइंस डिल्यूजन।
वो अपनी किताब के सफ़ा नंबर 15 पर लिखता है कि इन फ्रांस लुइस पास्चर, जिसकी पैदाइश 1822 और वफात है 1895, was an influential proponent of science as a truth finding religion। यानी ये जो शख्स है फ्रांस में जिसका नाम है लुइस पास्चर, वो ये समझता था कि साइंस ही ट्रूथ फाइंडिंग रिलीजन है, एक ऐसा मजहब है कि जिसके जरिए आप सच्चाई की तलाश कर सकते हैं। आप यहां देखें, सच्चाई की तलाश और मजहब, ये तीन अल्फाज उसने साइंस के लिए इस्तेमाल किए हैं। वो आगे कहता है कि आई बिसीच यू in those sacred institutions which we designate under the expressive name of laboratories, demand that they be multiplied and adorned. They are the temple of wealth and of the future. There is that humanity grows, becomes stronger and better. वो ये कहता है कि जो लैबोरेटरीज हैं जहां पर लैब वर्क होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, मैं ये डिमांड करता हूं कि इनको ज्यादा से ज्यादा हर जगह कायम किया जाए और इनकी हैसियत टेम्पल्स की हो, टेम्पल्स ऑफ वेल्थ, इनकी हैसियत माबिद की हो कि जहां पूजा की जाती है, जहां इबादत की जाती है। देयर इज दैट ह्यूमैनिटी ग्रोज, यही वो जगह है जहां इंसानियत तरक्की करेगी और ताकतवर से ताकतवर बनेगी। तो उस जमाने में साइंस को इस तरीके से पेश किया गया गोया कि ये भी एक मजहब है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता साइंस ने अपनी जो उसकी असल हैसियत है उसको इख्तियार करना शुरू किया, और वो ये कि उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक न्यूट्रल पोजीशन रखती है। ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ, लेकिन फिर साइंस से शुरू हुआ साइंटिज्म का सफर। साइंस किसे कहते हैं और साइंटिज्म किसे कहते हैं, ये फर्क करना जरूरी है ताकि हम साइंस और साइंटिज्म को समझ सकें। साइंस की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि साइंस की का जो स्कोप है वो ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये तबीयाती कायनात के जिसमें साइंस काम करती है और इस तबीयाती कायनात को समझने की कोशिश करती है। ये साइंस की दरअसल उसका मैदान कार और उसका स्कोप है। साइंस की जो डेफिनेशन की गई है वो ये कि the organized body of knowledge that is derived from such observation and that can be verified or tested by further investigation। यानी एक organized body of knowledge एक ऐसे उलूम और फनून का मजमुआ है कि जो ऑब्जर्वेशन के ऊपर यानी मुशाहिदे के ऊपर मबनी है और जिस मुशाहिदे को वेरीफाई भी किया जा सकता है और मजीद उसकी तहकीक की जा सकती है, उसका मजीद इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, ये साइंस है। फिर उसके बाद साइंटिफिक मेथड भी समझना जरूरी है। साइंटिफिक मेथड क्या है उसकी मैं एक मिसाल अक्सर दिया करता हूं और ये मिसाल यहां भी देना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि आइजैक न्यूटन एक दिन दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और पता नहीं उसका क्या एजेंडा रहा होगा कि इत्तेफाक से सेब को भी उसी वक्त गिरना था और सेब गिरा, और इत्तेफाक से सेब तो बहुत से लोगों के सर पे गिरा होता है, लेकिन उसने ये चीज सोची कि सेब क्यों गिरा। अब ये कुछ इंटेलिजेंट माइंड्स होते हैं, हम लोग तो सेब गिरा हो सकता है कि इसलिए गिरा हो, कभी गिलहरी ने उसको तोड़ दिया हो या कोई भी वजह, लेकिन उसने वो इंटेलिजेंट माइंड था तो उसने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर भी जा सकता था, वो दाएं और बाएं भी जा सकता था। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी चीज है कि जो उस सेब को नीचे की तरफ खींच रही है, जिसको ग्रेविटेशनल पुल कहा जाता है। तो उसने इस मुशाहिदे की बुनियाद पर एक डेटा कलेक्शन शुरू किया कि और भी चीजें ऐसी होंगी जो नीचे की तरफ गिरती होंगी और हर एक की रफ्तार अलग होगी। अगर पत्थर होगा हैवी तो वो तेजी के साथ गिरेगा, और अगर वो एक यानी पत्ता होगा तो जरा स्पीड उसकी कम होगी। तो उसने एक इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर रिसर्च टॉपिक एरिया उसने मुंतखब किया। रिसर्च टॉपिक एरिया के ये चीजें ऊपर से नीचे क्यों गिरती हैं, ये रिसर्च टॉपिक एरिया है। उसके बाद उसने एक हाइपोथेसिस डेवलप की। हाइपोथेसिस का मतलब उर्दू में हम इसको मफरूजा कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस का मतलब ये कि कोई चीज ऐसी है कि जो जमीन में है और वो ऊपर में जो चीजें हैं वो उनको नीचे की तरफ खींच रही है, ये हाइपोथेसिस है। उसके बाद उसने टेस्ट विद एक्सपेरिमेंट, यानी उसने मुख्तलिफ चीजों का एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मुख्तलिफ चीजें जो अलग अलग वजन रखती हैं, कभी वो ऊपर से वजनी चीजों को फेंकता और कभी कम वजन की चीजों को फेंकता अपने उस हाइपोथेसिस को सही साबित करने के लिए। और जब उसके पास एक अच्छा खासा डेटा कलेक्ट हो गया तो उसने उस डेटा को एनालाइज किया
और उसके बाद उस डेटा एनालाइज करने के बाद उसने एक थ्योरी पेश की जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं या ग्रेविटी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये जो थ्योरी तक पहुंचने का जो सफर है, ये ऐसे नहीं हुआ कि एक साइंसदान के जहन में कुछ बात आई और उसने कुछ कह दिया और खट से वो थ्योरी बनकर तैयार हो गई, बल्कि ऑब्जर्वेशन हुआ, रिसर्च टॉपिक तय हुआ, हाइपोथेसिस, उसके बाद टेस्ट विद एक्सपेरिमेंट, एनालाइज डेटा और उसके बाद फिर थ्योरी बनी। यह है साइंटिफिक मेथड। जब आपने ये समझ लिया तो अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर कोई शख्स, एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, अगर कोई शख्स ये कहता है कि भाई मैं खुदा को मानने के लिए साइंसी दलील का तलबगार हूं, कि अगर साइंसी दलील मुझे आप देंगे तब तो मैं खुदा को मानूंगा, वरना मैं खुदा को नहीं मानूंगा। तो आप उससे ये सवाल कर सकते हैं कि किसी भी साइंसी दलील के लिए साइंटिफिक मेथड का होना जरूरी है। तो क्या आप खुदा को, यानी साइंटिफिक दलील देने के लिए सबसे पहले तो खुदा को देखा जाना जरूरी है कि आप खुदा को देखें, फिर उसके बाद आप खुदा को देखने के बाद रिसर्च टॉपिक एरिया सेलेक्ट करें और उसके बाद एक खुदा के ताल्लुक से मफरूजा गढ़ें और फिर उस मफरूजे की बुनियाद पर डेटा कलेक्ट करें और उस डेटा कलेक्शन के बाद डेटा एनालाइज करें और डेटा एनालाइज करने के बाद एक आप थ्योरी दें, तब जाकर तो आप कह सकते हैं कि खुदा के वजूद के लिए हमारे पास साइंसी दलील है। लेकिन जब खुदा का मुशाहिदा ही नहीं किया जा सकता तो साइंसी दलील खुदा के वजूद के लिए कैसे दी जा सकती है? यह मुमकिन ही नहीं है। यानी साइंस का जो मैदान है वो अलग है और माबादत तबीयत, या ये कह लें कि एक ऐसी कायनात के जिसका हमारे फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक नहीं है, ऐसी अशिया के जो फिजिकल नहीं है, मादी नहीं है, उनके मेयारात और उनके स्टैंडर्ड्स अलग हैं। जो चीज इस दुनिया को डिक्टेट करती है, इस दुनिया को समझने के लिए जो साइंस हमें चाहिए और जो साइंस हमारे पास है, उस साइंस के जरिए हम उस चीज को नहीं समझ सकते जो फिजिकल नहीं है और मादी नहीं है। ये बुनियादी फर्क है। और दुनिया में कोई भी शख्स अगर वो हकीकी मानों में साइंटिस्ट है और साइंस को समझता है और साइंस को वो मकाम देता है जो उसका है, तो वो कभी भी खुदा के वजूद के लिए साइंसी दलील का तलबगार नहीं होगा। जन्नत और जहन्नम को समझने के लिए वो ये मुतालबा नहीं करेगा कि मुझे जन्नत और जहन्नम को दिखाओ तब जाकर मैं जहन्नम और जन्नत के ऊपर ईमान लाऊंगा, बल्कि जितना बेहतर आप साइंस को समझेंगे उतना ही ज्यादा आपका ईमान बढ़ेगा, क्योंकि आप साइंस की लिमिटेशन को समझ जाएंगे और खुदा के गैर महदूद होने और उसकी कायनात के और उसके अफआल के, उसकी सिफात के गैर महदूद होने और उसके कायनात के मखलूक होने को आप बहुत आसानी के साथ समझ जाएंगे। तो ये साइंस की हकीकत और उसका स्कोप है। उसके बाद हम आ जाते हैं साइंटिज्म की तरफ कि साइंटिज्म क्या है। Scientism is a totalizing attitude that regards science as the ultimate standards and arbiter of all interesting questions. Scientism एक टोटलाइजिंग एटीट्यूड है। ये टोटलाइजिंग एटीट्यूड का क्या मतलब है? एटीट्यूड कहते हैं बिहेवियर को या एक रवैये को। टोटलाइजिंग का मतलब यह हुआ कि हम हर जगह हर मामले में साइंस को लेकर आए ये समझने के लिए कि क्या चीज दुरुस्त है और क्या चीज गलत है। यह है टोटलाइजिंग एटीट्यूड। तो साइंटिज्म के मतलब यह हुआ कि आपने एक अल्टीमेट स्टैंडर्ड दे दिया कि कोई भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो उसके हल के लिए, उसके जवाब के लिए हमें साइंस ही के पास जाना है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे यह पूछा जाए कि इंसान की जिंदगी का क्या मकसद है और आप ये कहें कि साइंस हमें बताएगी कि हमारी जिंदगी का क्या मकसद है, तो आप साइंस परस्ती में मुब्तला हैं और आप साइंटिज्म का शिकार हैं। इसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप ये सवाल करें अपने आप से कि हम कहां से आए हैं और ये सवाल आप साइंस से तलाश करने की कोशिश करें कि हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं, और साइंस बताने में जाहिर है कि नाकाम रहेगी चूंकि साइंस का ये स्कोप नहीं है। और आप ये कहें कि चूंकि साइंस ने मुझे कुछ नहीं बताया लिहाजा हम न कहीं से आए हैं और न कहीं जा रहे हैं, तो आप साइंस की खिदमत नहीं कर रहे हैं और साइंस से खिदमत नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप साइंस परस्ती और साइंटिज्म का शिकार हैं। साइंटिज्म को हम उर्दू में साइंस परस्ती कह सकते हैं। मैं चंद सवालात साइंस के सामने रखता हूं और हम ये कोशिश करते हैं कि क्या वाकई साइंस एक अल्टीमेट स्टैंडर्ड है और हक को जानने का एक जरिया है। ये सवालात आपके सामने भी हैं और आप अपने से पूछें कि क्या वाकई साइंस इन चीजों का जवाब दे सकती है। मिसाल के तौर पर पहला सवाल आपके सामने है कि व्हाट इज ए कॉज? एक इल्लत, सबब क्या है? साइंस से पूछें कि कॉज क्या है। साइंस ये तो बता सकती है कि
आग जलाना जलने का कॉज है, लेकिन ये तो कॉज की एग्जाम्पल है। कॉज की डेफिनेशन क्या है ये साइंस कभी नहीं बताएगी आपको। इसका ताल्लुक साइंस से नहीं है, ये दूसरा फन है जिसको हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। मेटाफिजिक्स से हमें यह पता चलेगा कि इल्लत या सबब या कॉज क्या है। मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि इस सोलर सिस्टम के बनने का कॉज ये था कि कभी आपस में स्टार्स कोलाइड हुए होंगे इस गैलेक्सी में, और इस तरीके से एक सोलर सिस्टम ने जन्म लिया होगा। लाखों करोड़ों साल पहले हमारे सूरज का वजूद हुआ और फिर उसके बाद प्लैनेट्स आए, तो ये एक कॉज है, ठीक है, हमने मान लिया। उसका कॉज क्या है? उसका कॉज आप कुछ और कोलिजन बता दें, फिर उसका कॉज क्या है, और 14 बिलियन साल पहले आप चले जाएं कि जब इस कायनात का वजूद हुआ था, और फिर हम सवाल ये करें कि उसका कॉज क्या है, और यहाँ साइंस आकर खामोश हो जाती है और वो ये कहती है कि बिग बैंग से पहले क्या था और किस चीज ने बिग बैंग को कॉज किया, ये साइंस को नहीं पता। क्योंकि साइंस को खुद कॉज की डेफिनेशन क्या है, कैसे बनता है, ये नहीं पता है। तो आप पहला सवाल कि व्हाट इज ए कॉज, साइंस को मालूम नहीं है। इसी तरीके से एक दूसरा मैं आपके सामने सवाल रखता हूं, इज मोडस पोनेंस ए टाइप ऑफ वैलिड इन्फ्रेंस? मोडस पोनेंस को हमारे जो तलबा बैठे हुए हैं, दौरे के हैं और मदरसे के तलबा, वो इस इस्तिलाह को बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। और जो हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के हजरात हैं, अगर आपने फिलॉसफी और लॉजिक पढ़ी है तो आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपने साइंस पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, तो आप शायद इस इस्तिलाह को न समझ पाएं। और किसी इस्तिलाह को न समझने का मतलब हरगिज शेमिंग नहीं है, माफ कीजिएगा अगर ऐसा लगे, बल्कि मैं सिर्फ साइंस की लिमिटेशंस को बयान करना चाहता हूं। मोडस पोनेंस क्या है? मोडस पोनेंस को हम अरबी में क़ियास इस्तिस्नाई कहते हैं। क़ियास इस्तिस्नाई की मिसाल कुरान करीम में है कि लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, कि अगर आसमान और जमीन में मल्टीपल गॉड्स होते, आलिहा खुदा के सिवा और भी माबूद होते, तो फिर आसमान और जमीन का निजाम दरहम बरहम हो जाता। लेकिन आसमान और जमीन का निजाम दरहम बरहम नहीं हुआ। इससे साबित हुआ कि मल्टीपल गॉड नहीं है, एक ही खुदा है। ये जो दलील कुरान ने दी है, ये दलील कतई है, हुज्जत बालिगा है, हुज्जत कतईया है। एक आम आदमी भी इसको समझ सकता है, एक किसान भी समझ सकता है, एक डॉक्टर भी समझ सकता है, एक इंजीनियर भी समझ सकता है, और एक साइंटिस्ट भी समझ सकता है। यही कुरान का एजाज है। इस इस्तिदलाल को लॉजिक में, मंतिक में मोडस पोनेंस कहा जाता है, और अरबी जबान में हम इसको क़ियास इस्तिस्नाई कहते हैं। तो क्या ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है? अगर ये सवाल किया जाए और साइंस से पूछा जाए तो साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि क़ियास इस्तिस्नाई या मोडस पोनेंस एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है या नहीं। इसी तरीके से एक तीसरा सवाल मैं करता हूं, और वो ये है कि इज नॉलेज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ? क्या इल्म जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है? ये जो तीन लफ्ज मैंने बोले हैं, जस्टिफाइड, ट्रू और बिलीफ। ट्रू का मतलब सच, जस्टिफिकेशन का मतलब है मुदल्लल, और बिलीफ का मतलब है एतकाद, कि हम एक ऐसे सच्चे एतकाद को के हामिल हों कि जिसकी हमारे पास दलील भी हो, उसको इल्म कहा जाता है। मसलन हम अल्लाह के वजूद के ऊपर यकीन रखते हैं, एतकाद है हमारा, और ये एतकाद सच्चा है, और इस एतकाद की बुनियाद दलाइल भी हैं। तो ये एतकाद मुदल्लल भी है, सच्चा भी है, और इसका हमें यकीन भी है। लिहाजा खुदा का वजूद इल्म है, खुदा के वजूद के बारे में जानना इल्म है। अब सवाल यह है कि क्या इल्म की जो तारीफ है वो ये है जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ? साइंस से आप पूछें तो साइंस का दामन खाली है, साइंस आपको बता ही नहीं सकती कि इल्म की डेफिनेशन क्या है। हालांकि साइंस के माना अरबी और उर्दू में इल्म के हैं, लेकिन अगर आप साइंटिस्ट से पूछें कि साइंस की बुनियाद पर मुझे बताओ कि इल्म की डेफिनेशन क्या है, तो साइंस को यह नहीं पता। यह मैदान है एपिस्टेमोलॉजी का। एपिस्टेमोलॉजी एक ब्रांच है फिलॉसफी की। तो कितने ही सवाल ऐसे हैं। इसी तरीके से मसलन मैं एक सवाल अखलाकियात से मुताल्लिक करता हूं कि इज अबॉर्शन परमिसिबल वंस द फीटस बिगिंस टू फील पेन? एक बच्चा मां के पेट में है और वो इस स्टेज पे आ गया कि वो दर्द महसूस कर सकता है। क्या उस स्टेज पे आकर अबॉर्शन कराना अखलाकी है या गैर अखलाकी? ये एक सवाल हम साइंस से करते हैं। तो साइंस ये तो बता देगी कि किस स्टेज पर आकर, प्रेगनेंसी के किस लेवल पर आकर फीटस यानी मादर रहम में पलने वाला बच्चा दर्द महसूस करता है।
ये तो बता सकती है, लेकिन अगर आप उससे पूछें कि उस स्टेज पर आकर उस बच्चे को साकित करना और अबॉर्शन करना अखलाकी है या गैर अखलाकी, साइंस इस ताल्लुक से बिल्कुल खामोश है। यह मसला साइंस का है ही नहीं, यह मसला अखलाकियात और मोरालिटी का है, इसका ताल्लुक एथिक्स से है। तो ये और इस तरह के बेशुमार सवालात हैं, आप साइंस से पूछते रहें और साइंस उनका जवाब नहीं दे पाएगी। तो जब ये बात है तो फिर ये कहना कि साइंस ही अल्टीमेट स्टैंडर्ड है इन्वेस्टिगेशन का, ट्रूथ फाइंडिंग का, ये कहना गलत होगा, क्योंकि कितने ही सवालात मैंने आपके सामने रख दिए और साइंस के पास उनका कोई जवाब नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि साइंसदान या साइंटिस्टिक नहीं, साइंटिस्टिक माइंड के लोग अपने हक में क्या दलील देते हैं कि आखिर क्यों वो साइंटिज्म को अल्टीमेट स्टैंडर्ड समझते हैं, क्या वजह है कि वो कहते हैं कि नहीं, साइंस ही के जरिए हम तमाम सवालों का जवाब तलाश करेंगे। उनकी जो पहली दलील है वो ये है कि साइंस एक बहुत ही कामयाब फन है जिसने दुनिया में बहुत सी सच्चाइयां तलाश की हैं। फिजिक्स के जरिए आप कायनात की हैरत अंगेज चीजों को जानते हैं, समझते हैं। तो एक ऐसा फन, एक ऐसा इल्म कि जिसने हमें कायनात से मुतारफ कराया है, जिसने हमें अपने आप से मुतारफ कराया है, जिसने हमें यह बताया है कि हम ये बनने से पहले जो आज हम हैं, होमोसेपियन बनने से पहले हम कभी होमो इरेक्टस हुआ करते थे, होमो हैबिलिस हुआ करते थे और ऑस्ट्रेलोपैथिकस हुआ करते थे, और उससे पहले कभी हम सिंगल सेल की शक्ल में थे। तो वो जो सफर सिंगल सेल से होमोसेपियंस तक हुआ है वो कैसे हुआ है? एक ऐसा फन कि जिसने हमें हमारी तारीख जो मिलियंस ऑफ ईयर्स के ऊपर फैली हुई है, इंसान की तारीख, वो बताई है। तो जाहिर है कि ऐसे फन को ही हमें स्टैंडर्ड समझना चाहिए हक और बातिल के दरमियान। वही फन यह तय करेगा कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है, चूंकि उस फन ने हमें अपने आप से और हमारी कायनात से मुतारफ कराया है। तो ये इन हजरात की एक पहली दलील है और ज्यादा मजबूत दलील नहीं है। अगली जो दलील है वो मजबूत है, लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि साइंस की बुनियाद पर हमें दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चला, लेकिन ये कोई जरूरी तो नहीं है कि साइंस की बुनियाद पर अगर हमें 50 चीजें पता चली हों तो बकिया 50 चीजों के बारे में भी हम साइंस ही से पूछें। मैं एक मिसाल आपके सामने देता हूं, वो ये कि आपको भूख लगी और आपको पता है कि भूख लगी है, तो आपको ये कैसे पता चला साइंस की बुनियाद पर? क्या आपने कोई मुशाहिदा किया? क्या आपने कोई रिसर्च एनालिसिस की? क्या आपने कोई डेटा कलेक्शन किया? क्या आपने कोई हाइपोथेसिस डेवलप की? क्या आपने कोई थ्योरी दी कि इस तरह जब होगा तो भूख लगेगी? भूख लगी तो भूख लगी। हर एक आदमी को बताया कि मुझे भूख लगी, ये विजदान आपका बताता है और इसकी कोई दलील नहीं। बगैर दलील के आपको इल्म यकीन है, यकीनी नॉलेज है कि आप भूखे हैं, आप प्यासे हैं। तो ये एक मिसाल जिसका हर इंसानी ने हर जानवर जिसका तजुर्बा करता है और दिन में एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा तजुर्बा करता है। क्या हम इस एक मिसाल को सामने रखकर ये कह सकते हैं कि साइंस चूंकि एक अजीम शान फन है लिहाजा हर चीज के बारे में हम साइंस ही से पूछेंगे? तो ठीक है, आप अपनी भूख और प्यास के बारे में भी साइंस से पूछिए और जब तक लैब से रिजल्ट आए तब तक के अंतिम संस्कार हो जाएगा इंसान का। तो इसका मतलब यह हुआ कि साइंस के साइंटिस्टिक माइंड के लोगों की जो ये दलील है ये बिल्कुल बोगस और एक ज़ईफ किस्म की, बहुत ही कमजोर किस्म की दलील है। एक दलील उनकी और है, और ये दलील ये है कि many scientific results are counterintuitive such as curved space-time or the bilocation of electrons। इसका मतलब यह है कि साइंस हमें बहुत से ऐसे हकायक से आगाह करती है कि जो हकायक हमें अपनी आंखों से देखने में कुछ और मालूम होते हैं। उसकी दो मिसालें आपके सामने मैं देता हूं। पहली मिसाल है कर्व्ड स्पेस टाइम। मसलन मैं आपसे एक आम आदमी से सवाल करूं कि टाइम क्या है, वो घड़ी की तरफ देखेगा, वो कहेगा कि टाइम ये है कि पहले 12 बजते हैं, फिर 1 बजता है, फिर इस तरीके से वो सीरियल टाइम जो होता है वो बताएगा कि घंटे में इतने मिनट होते हैं, इतने मिनट में इतने सेकंड होते हैं, सेकंड को इस तरह तकसीम किया जा सकता है, 1 मिनट के बाद दूसरा मिनट आएगा, वगैरह वगैरह। ये एक आम आदमी का नजरिया है, ये है टाइम। मैं उससे पूछूं कि स्पेस क्या है, वो जहां बैठा होगा वो खड़ा हो जाएगा कि ये रहा स्पेस।
ये एक आम विजदानी समझ लें कि अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब आप साइंस से पूछेंगे तो साइंस कहेगी कि स्पेस टाइम कर्व्ड होता है, जो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन साइंस ने बताया कि स्पेस टाइम कर्व्ड होता है। उसकी एक मिसाल है कि आप एक चादर लें और चादर को मजबूती से 4 लोग पकड़ लें उसके किनारों को, और उसके बाद एक हैवी बॉल बीच में डालें तो उस चादर के ऊपर कर्व हो जाएगा और वो बिल्कुल बीच में आ जाएगी। उसके बाद छोटी छोटी बॉल अगर उसके इर्द गिर्द आप घुमाएं तो वो उसके इर्द गिर्द घूमने लगेंगी उस कर्व के। ये जो कर्व हुआ है ये स्पेस टाइम है। मैं तेजी के साथ जा रहा हूं, यहां मसला साइंस समझाना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि एक आम विजदान, एक आम आदमी की निगाह इस कर्व्ड स्पेस टाइम को नहीं देखती है। हम तो सीरियल टाइम को देखते हैं कि पहले इतने बजे फिर इतने बजे, लेकिन साइंस हमें बताती है कि टाइम और स्पेस क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि बाज मर्तबा साइंस हमें उन हकायक से आगाह करती है जिन हकायक से हम अपनी विजदान या अपनी आंखों और अपने मुशाहिदे के जरिए उन तक नहीं पहुंच सकते। पहली मिसाल। दूसरी मिसाल, बायोलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक मसला है और बहुत से हजरात यहाँ इससे वाकिफ होंगे कि सब एटॉमिक लेवल पर, यानी जब आप एक एटम को खोलते हैं और उसके अंदर झांकते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो एक नहीं होती, बल्कि इसको बोलते हैं बाई पोजीशन, कि कभी वो दाईं तरफ है और उसी वक्त वो बाईं तरफ नजर आता है। तो आपसे अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन किधर है और आपने मसलन उसको किसी तरीके से देख लिया तो आप ये कहेंगे दाईं तरफ है, लेकिन मैं कहूं कि नहीं उसी वक्त वो बाईं तरफ भी है, तो आपको हैरत होगी कि ऐसा कैसे है, या तो वो दाईं तरफ होगा या बाईं तरफ होगा। तो विजदान तो ये कहता है कि वो एक ही जगह होगा, लेकिन साइंस हमें बताती है कि वो 2 जगह हो सकता है। इसको बायोलोकेशन कहते हैं, बायोलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो साइंस ने हमें वो हकीकत बताई कि जो हमारे विजदान ने हमें नहीं बताई, जो हमारे निगाह ने और मुशाहिदे ने हमें नहीं बताई। तो जब ये बात है तो हम अपने विजदान और अपने मुशाहिदे पर क्यों एतमाद करें? हमें साइंस के ऊपर एतमाद करना चाहिए, क्योंकि साइंस हमें हकाइक से आगाह करती है। इसका जो जवाब है वो मैं देना चाहूंगा और इसको मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा तवज्जो से सुनेंगे। साइंस हमें जरूर बताती है माइक्रो लेवल के ऊपर क्या होता है, और विजदान हमें उस लेवल के ऊपर क्या होता है नहीं बताता। माइक्रो लेवल क्या है? माइक्रो लेवल यानी इतनी निचली सतह कि जिसको आप अपनी आंखों से न देख पाएं। एक एटम को हम अपनी आंख से नहीं देख पाते, चाहे जाए कि उस एटम को खोलकर जो उसके अंदर दुनिया है उसको हम अपनी आंखों से देख पाएं। हमें हमारा मुशाहिदा या हमारा विजदान ये नहीं बताता कि अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं और किस तरीके से वो चल रहे हैं। ये हम अपने मुशाहिदे के जरिए नहीं जान सकते। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या सुबह उठकर आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि आज मेरे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हाल चाल है? क्या ऐसा होता है कि आप सुबह उठ के सोचें कि यार आज मेरे न्यूट्रॉन्स में बहुत तकलीफ हो रही है? ऐसा नहीं होता। ना कोई आदमी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचता, ना न्यूट्रॉन्स के बारे में सोचता। लोग सोचते हैं कि आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सुबह उठाऊं तो माइग्रेन की वजह से सर दर्द कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स के बारे में न बात करके आप बात करते हैं अपने पूरे जिस्म के बारे में। आप बात करते हैं, मसलन मैं आपसे पूछूं कि आपको यहां से मस्जिद जाना है, तो आप क्या एक कर्व बनाएंगे कि मैं मस्जिद यूं जाऊंगा ऐसे करके, या आप सीधे जाएंगे? जाहिर है कि जब हम चलेंगे तो सीधे चलेंगे, आप कर्व की शक्ल में नहीं चलेंगे। तो कहने का मकसद यह है कि हमारी जिंदगी में जिन चीजों की अहमियत रोजमर्रा के लेवल पर है उसमें हमें अपने विजदान की जरूरत होती है, हमें साइंटिफिक डेटा की जरूरत नहीं होती है। अगर साइंस हमें ना भी बताए और हमें यह भी पता ना हो कि कर्व्ड स्पेस टाइम क्या होता है, ये तो हमें अभी चंद सौ साल पहले, चंद दहाइयों पहले पता चला। क्या आज से 1000 साल पहले लोग सीधे नहीं चलते थे या इस तरीके से चला करते थे? लोग कज भी सीधे चलते थे, आज भी सीधे चल रहे हैं, कर्व्ड कोई नहीं चलता था। क्या इलेक्ट्रॉन्स के और न्यूट्रॉन्स के पता चलने से पहले जिंदगी मुश्किल थी? उस वक्त भी लोग जिंदा थे। मसलन अगर आप बायोलोकेशन की बात करें, इस न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के बायोलोकेशन की, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आपके दाईं तरफ जो दरख्त है वो इस वक्त कहां है? आप कहेंगे मेरे दाईं तरफ ही है, वो इस वक्त दाईं तरफ ही है, बाईं तरफ नहीं गया है। और यही चीज अहम है। लेकिन मैं आपसे ये कभी सवाल नहीं करूंगा कि आपके फला एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वक्त दाईं तरफ है या बाईं तरफ।
ये जो मिसालें मैं आपको दे रहा हूं, ये बताने के लिए दे रहा हूं कि हम रोजमर्रा जो चीजें, जिन चीजों को हम बरतते हैं, उसमें हमें इस साइंटिफिक डिटेल की जरूरत नहीं होती है। रोजमर्रा की चीजों में एक आम इंसान जिन चीजों को बरतता है, हमें उसमें साइंटिफिक चीजों की जरूरत या डेटा की जरूरत नहीं होती। हम अपने मुशाहिदे और विजदान की बुनियाद पर यह फैसला करते हैं कि दरख्त दाईं तरफ है कि बाईं तरफ, मस्जिद जाना है तो सीधे जाना है, कर्व लेकर नहीं जाना है। तो इसलिए यह कहना कि साइंस ही अल्टीमेट स्टैंडर्ड है ट्रूथ फाइंडिंग का, कि सच की तलाश साइंस ही करेगी, ये चीज इसलिए गलत है कि अगर हमें यह सच जानना है कि दरख्त मेरी दाईं तरफ है या बाईं तरफ, तो मैं इलेक्ट्रॉन की बाय लोकेशन वाली थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, सीधे सीधे मैं देखूंगा कि दरख्त दाईं तरफ है या बाईं तरफ, और वो दाईं तरफ नजर आएगा तो मैं यकीन कर लूंगा कि वो दाईं तरफ है। तो ये इनकी एक और दलील है। अब मैं आखिरी दलील जो हमारी तरफ से, यानी उन लोगों की तरफ से जो साइंस को तस्लीम करते हैं लेकिन साइंटिज्म को वो निकारते हैं, मैं उनकी तरफ से एक दलील देता हूं, और वो दलील ये है कि साइंटिज्म इज ए सेल्फ रिफ्यूटिंग बिहेवियर। क्या मतलब है इसका? कि साइंटिज्म खुद अपने आप की तरदीद करता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। साइंटिज्म itself is not supported by science। यानी ये जो रवैया है साइंटिज्म का, ये खुद साइंसी नहीं है बल्कि गैर साइंसी है। एक मिसाल, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले साइंटिफिक मेथड के बारे में बताया कि वो मेथड कैसे काम करता है। पहले ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद रिसर्च टॉपिक तय होता है, उसके बाद फिर हाइपोथेसिस बनती है, फिर डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, और फिर थ्योरी। मुझे कोई भी दुनिया का साइंटिस्ट जो साइंटिज्म में बिलीव करता है, ये बताए कि साइंटिज्म तक पहुंचने के लिए उसने किस साइंटिफिक मेथड का इंतखाब किया है, वो क्या ऑब्जर्वेशन था कि जिसकी बुनियाद पर उसने ये तय किया कि साइंस ही अल्टीमेट स्टैंडर्ड है ट्रूथ फाइंडिंग का, वो क्या रिसर्च टॉपिक था, वो कौन सा डेटा उसने कलेक्शन किया और किस डेटा का उसने एनालाइज किया, और किस तरीके से हाइपोथेसिस को डेवलप किया गया, और किस तरीके से पूरी थ्योरी डेवलप की गई, क्या इसका कोई वजूद दुनिया में कहीं है? नहीं है। तो साइंटिज्म खुद सेल्फ रिफ्यूटिंग है, यानी अपने आप को खुद ही गलत करार देता है। ये एक एंटी साइंटिफिक रवैया है। तो जो शख्स भी आपको साइंटिज्म में मुब्तला नजर आए, आप उससे ये सवाल करें कि मुझे साइंसी दलील चाहिए कि साइंटिज्म सही है। जिस तरीके से ये बात याद रखें कि कभी भी डिफेंसिव पोजीशन में आने की जरूरत नहीं है। इन इस्तिलाहात से डरिए मत कि उसने इतनी खतरनाक इस्तिलाह बोल दी और डार्विन की फला थ्योरी का उसने हवाला दे दिया वगैरह वगैरह। डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि आप एक सवाल मजहब के ताल्लुक से उठाते हैं, हम भी एक सवाल साइंस के ताल्लुक से उठाते हैं। अगर साइंस ही आपकी बुनियाद है मजहब के खिलाफ जाने की, हम साइंस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुझे साइंटिफिक दलील चाहिए कि खुदा मौजूद है, तो मुझे भी साइंटिफिक दलील चाहिए कि आपको साइंटिफिक दलील चाहिए। समझ में आया? कि मुझे भी साइंटिफिक दलील चाहिए कि आपको सिर्फ साइंटिफिक दलील चाहिए। इसकी मुझे साइंटिफिक दलील चाहिए और इसकी कोई दलील सुबह क़यामत तक आ नहीं सकती। तो ये जरूरी है कि आप सवाल करें, चूंकि वो जो निज़ाम तालीम 1835 से लॉर्ड मकाले ने इस दुनिया को देकर इस दुनिया को काला किया है, उस निज़ाम तालीम में सिखाया ही यही जाता है कि आप वाई क्वेश्चन करें, क्यों। और अफसोस की बात यह है कि जो इस निज़ाम तालीम के परवरदा होते हैं, वो ये क्यों क्वेश्चन साइंटिस्ट से करने के बजाय मजहबी उलमा से करते हैं कि ऐसा क्यों, तकदीर क्यों, जन्नत क्यों, अल्लाह ताला ने तख्लीक इंसान की अपनी इबादत के लिए क्यों की। ये क्यों के सारे सवालात फिर मजहब की तरफ आ जाते हैं और इस तरीके से तशकीक का दरवाजा खुल जाता है। तो अगर वो लोग मजहब के ताल्लुक से क्यों का सवाल कर सकते हैं, तो फिर आप भी साइंस के ताल्लुक से क्यों का सवाल करना सीखें। चूंकि सुबह क़यामत तक साइंस आपको क्यों का जवाब नहीं देगी, वो सिर्फ कैसे का जवाब दे सकती है। साइंस सिर्फ कैसे का जवाब देती है और मजहब क्यों का जवाब देता है। मजहब ये बताता है कि अल्लाह ताला ने तख्लीक क्यों की, इबादत के लिए की। मजहब ये बताता है कि नमाज क्यों पढ़ी जाती है, उस मुहसिन के एहसान का शुक्र अदा करने के लिए हम नमाज पढ़ते हैं। मजहब ये बताता है कि हज क्यों किया जाता है, उम्रा क्यों किया जाता है, वगैरह वगैरह। साइंस से आप पूछे कि बिग बैंग क्यों हुआ था, साइंस कभी नहीं बताएगी कि बिग बैंग इसलिए हुआ था। साइंस ये बताएगी कि बिग बैंग ऐसे हुआ था।
तो साइंस कैसे का जवाब देती है और मजहब क्यों का जवाब देता है। तो जब दो मैदान अलग अलग हैं तो दोनों के दरमियान नंबर एक कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई तजाद नहीं है। नंबर दो, अगर कोई शख्स खलते मबहस करता है और साइंस की बुनियाद पर मजहब के ऊपर एतराजात उठाता है तो आप सिंपली उससे क्यों का सवाल कीजिए, चूंकि वो भी आपसे क्यों का सवाल कर रहा है। आप साइंस के बारे में पूछे ऐसा क्यों, और जैसे ही साइंस खामोश हो तो आप उसको बताएं कि तुम्हारी साइंस अल्टीमेट स्टैंडर्ड नहीं है ट्रूथ फाइंडिंग का, लिहाजा जब ये अल्टीमेट स्टैंडर्ड नहीं है तो इसकी बुनियाद पर मजहब के ताल्लुक से कोई भी सवाल उठाना और इस ताल्लुक से कोई भी शक व शुबा पालना, ये खुद एक गैर साइंसी रवैया है। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ कहा गया वो आपके दिल में उतरा होगा और आपके कानों से होता हुआ जहन तक पहुंचा होगा। अगर कोई बात ऐसी है कि जो आप समझते हैं कि तिश्ना रह गई या आपको इस ताल्लुक से कोई सवाल है, मुझे मालूम नहीं है कि आज के प्रोग्राम की क्या तरतीब है। अगर सवाल और जवाब की नशिस्त है तो इंशाअल्लाह मैं आपके कुछ सवालात ले सकता हूं। ये जो टॉपिक है साइंटिज्म का, ये थोड़ा सा खुश्क टॉपिक है और मैंने इसका इंतखाब आपके इदारे के लिए इसलिए किया कि चूंकि यहाँ जो मजमा है वो मुश्तरका है, उसमें कुछ कॉलेजेस से वाबस्ता लोग हैं और माशाअल्लाह हमारे तलबा भी हैं। तो अगरचे हमारे कुछ तलबा ने साइंस ना पढ़ी हो, लेकिन फिर भी आप लोग एक अजीम शान इदारे के सीरियस लोग हैं, और जब आप सीरियस लोग हैं, सीरियस तलबा हैं, तो अगर मुश्किल मज़ामीन भी आपके सामने पेश किए जाएं, और कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, मुश्किल होती है वो नामानूस होने की वजह से। जैसे ही आपकी उनसियत उससे कायम हो जाती है तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। तो क्या मसलन जो लोग फिजिक्स के माहिर हैं तो उनके लिए फिजिक्स मुश्किल नहीं है, चूंकि दिन रात उनका काम यही है और वो उससे उनकी उनसियत कायम है। आपको अगर कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो वो इसलिए कि शायद आपके सामने ये इस्तिलाहात पहली मरतबा आ रही हों या आई हों तो आपने उन इस्तिलाहात को न समझा हो। तो ये ज़रूरी है कि ये बातें इस तरह की एकेडमिक नशिस्तों के अंदर की जाएं, और अगरचे मजमून खुश्क है लेकिन अहम है, और उसकी वजह यह है कि इस दुनिया में एग्नोस्टिसिज्म, तशकीक और इल्हाद की जो बुनियाद है वो साइंटिज्म है। उन लोगों में कि जो शुबहात की वजह से मुर्तद होते हैं, ना कि उन लोगों में जो शहवात की वजह से मुर्तद होते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह क्वेश्चन आंसर के लिए फ्लोर ओपन करता हूं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। एक सवाल ये था कि जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ पे मुस्लिम कॉलेजेस में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका जो मेजॉरिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स उनके जो होते हैं वो वेस्टर्न लिबरल प्रीमिसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं। वो मीन्स उनका खुद का कोई नहीं होता। दे हैव कम्प्लीटली बेस्ड देयर वैल्यूज ऑन द वेस्टर्न प्रीमिसेस एंड वेस्टर्न प्रीसपोजिशन ऑफ द वैल्यूज़। तो उन लोगों को कैसे टैकल किया जाए? जैसे इस रमज़ान को मेरा खुद कैसा इनकाउंटर हुआ, मैं खानका में गया था तो वहाँ कॉलेज का स्टूडेंट आता था तो बहुत अजीब सवाल पूछता था। तो चूँकि हमारे खानका के जो शेख थे वो चूँकि इन साइंटिफिक चीज़ों से वाकिफ़ नहीं थे, तो मैंने उसको अप्रोच किया। मैं कहा आप मुझसे पर्सनली मिली, मैं आपके क्वेश्चंस को डील करूँगा। तो उसने मुझे आके तकदीर के बारे में सवाल किया, तो मैंने यही अप्रोच किया उसको कि तुम्हारे पास क्या दलील है, जो प्रीसपोजिशन ऑफ द वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज़ के ऊपर जो अपने आर्ग्यूमेंट्स को, अपने दलाइल को पेश करते हैं। जैसे कोई आदमी मुझे आके कहता है कि मैं अल्लाह को नहीं मानता क्योंकि मैं डार्विनिज्म को मानता हूँ, तो मैंने उसको पलट कर पूछा कि डार्विनिज्म की क्या दलील है तुम्हारे पास, क्योंकि ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज के अंदर डार्विन ने खुद इस थ्योरी को रिजेक्ट किया है एंड देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस फॉर बैकिंग दिस क्लेम। तो ऐसे लोगों को हम कैसे अप्रोच करें? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। पहला इसका जवाब ले लें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। हमारे भाई ने जो सवाल किया वो बड़ा अहम सवाल किया कि कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी दलील की बुनियाद वेस्टर्न लिबरल आइडियोलॉजी है। और कल भी मेरा एक जगह पर इस मौजू पर बयान हुआ। मैं सिर्फ एक तजवीज़ दे सकता हूँ और ये तजवीज़ ही काम करेगी, कोई दूसरी तजवीज़ काम नहीं कर सकती। ये तजवीज़ है पैराडाइम शिफ्ट की, कि जो शख्स इस तरह के सवाल करता है वो एक ख़ास निज़ाम और माइंड सेट का परवरदा है। उस माइंड सेट को हम अंग्रेज़ी में पैराडाइम बोलते हैं। जब तक आप उस पैराडाइम में रहेंगे ये सवालात आपके जहन में आते रहेंगे, ये शुबहात आपके जहन में पनपते रहेंगे। आपने उस पैराडाइम को शिफ्ट कर दिया, बदल दिया, तो अब वो सवाल आपके जहन में नहीं आएंगे। उसकी एक मिसाल ले लीजिए। मिसाल ये है कि एक तालिब इल्म है मदरसे का, दौरे तक पहुंचता है, कितनी ही मरतबा वो तकदीर के ताल्लुक से अहादीस और आयात से गुजरता होगा, कितनी ही मरतबा वो तख्लीक के ताल्लुक से जो आयात और अहादीस है उनसे गुजरता होगा। लेकिन शायद व बायद ही, मैं अपना तजुर्बा कह रहा हूँ,
कि जब मैं तालिब इल्म था मदरसे का तो कभी ये ख्याल नहीं आया कि डार्विनी इर्तिका भी तो सही हो सकता है कि अल्लाह ताला ने तख्लीक न की और हम इवॉल्व हुए हों। ऐसा नहीं है कि मेरे इल्म में उस वक्त कुछ नहीं था, लेकिन जितना भी था उसकी बुनियाद पर यह शक व शुबा आ सकता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फजल है कि यह शक व शुबा नहीं आया और हजारों लाखों तलबा के जहन में यह शक व शुबा नहीं आता है। तकदीर के ताल्लुक से जब उस्ताद ये कह देता है कि हमें उतना ही मालूम है जितना बताया गया है, बाकी इसके आगे हमें खामोश रहकर तफवीज़ के ऊपर अमल करना है, यानी अपने इल्म को खुदा के सामने सरेंडर कर देना है, तो क्या हम इस पर सवाल उठाते हैं कि ऐसा क्यों, हम तो सरेंडर नहीं करेंगे। कभी भी उन तलबा के जहन में इल्ला माशाअल्लाह, इस्तिस्ना हर जगह होते हैं, ये सवालात जन्म नहीं लेते हैं। क्यों? चूंकि वो एक ख़ास पैराडाइम के पढ़ते आ रहे हैं बुनियाद से। वो मकतब में जाते हैं, फिर मदरसे में जाते हैं, उसके बाद वो मदरसे के बाद अपने जो हायर एजुकेशन है यानी तखस्सुसात के जो दर्जात हैं वहाँ तक पहुँचते हैं, और ये पूरा एक अलग पैराडाइम है। लेकिन जैसे ही आप स्कूल की या कॉलेज की दुनिया में कदम रखते हैं, वहाँ आपको एक दो नहीं, एक बहुत बड़ी तादाद मिलती है ये सवालात उठाने वाली। और कमाल की बात, इस दुनिया की मुनाफिकत देखिए कि उन लोगों को कि जिन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ये कहा जाता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, इनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं, और जिनको समझ में आ रही हैं और इसलिए क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं उनको कहा जाता है कि ये बेवकूफ़ हैं। भाई, जिनको समझ में आ गया इसलिए वो सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो तो इंटेलिजेंट हैं, और जिनको समझ में नहीं आया और वो इसलिए सवाल उठा रहे हैं तो आप उनको इंटेलिजेंट नहीं, उनको बेवकूफ़ कहें। तो ये पैराडाइम का फ़र्क है। जब आप उस पैराडाइम को शिफ्ट कर देंगे, यानी आप अपने उन तलबा को, चाहे वो फिजिक्स पढ़ रहे हों, वो बायोलॉजी पढ़ रहे हों, वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हों, वो अर्थ साइंस पढ़ रहे हों, वो एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हों, वो कुछ भी पढ़ रहे हों, ये वो सारी साइंसेज हैं कि जिनकी बुनियाद पर शुकूक व शुबहात को जन्म दिया जाता है, जिनका मैंने नाम लिया। अगर आप इन साइंसेज को इस्लामी पैराडाइम की बुनियाद पर पढ़ाएंगे, पैराडाइम की ये भी एक बहुत लंबी गुफ्तगू है, मुख्तसरन मैं अर्ज़ कर दूं कि इस्लामिक लेंसेज की बुनियाद पर आप पढ़ाएंगे तो मुझे यकीन है कि ऐसे शुकूक व शुबहात जन्म नहीं लेंगे। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। वो मिसाल ये है कि मगरिबी साइंस या कह लें कि साइंस इस बुनियाद के ऊपर कायम है कि इल्लत और मालूल या कॉज और इफेक्ट के दरमियान जो ताल्लुक है वो नेसेसरी है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर कहीं कॉज होगा तो या इल्लत होगी तो उसका मालूल यानी उसका इफेक्ट होना जरूरी है। आप अगर आग जलाएंगे और उसमें उंगली डालेंगे तो उंगली हर हाल में जलेगी, क्योंकि आग इल्लत है और जलना मालूल है। ये नहीं हो सकता कि आप आग जलाएं, उंगली डालें और उंगली न जले। ये जो ताल्लुक है ये नेसेसरी है, ये हैबिचुअल नहीं है यानी आदी नहीं है, बल्कि ये नेसेसरी है। साइंस इस बुनियाद के ऊपर कायम है। जब एक हमारा स्टूडेंट ये पढ़ता है, मसलन वो ये पढ़ता है लॉ कि एवरी एक्शन हैज अ पैरेलल और ऑपोजिट रिएक्शन, और इस बुनियाद पर वो ये तसव्वुर कर लेता है या टीचर उसको ये पढ़ाता है कि देखो कॉज एंड इफेक्ट या इल्लत और मालूल के दरमियान जो निस्बत है वो ज़रूरी है, तो फौरी तौर पर उस तालिब इल्म के जहन में ये बात आती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो आग में डाले गए थे, तो आग ने उनको क्यों नहीं जलाया जबकि आग के लिए जलाना ज़रूरी है। तो यहाँ से उसके दिल में मुआजिज़ात के ताल्लुक से शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। तो फिर माशाअल्लाह एक बच्चा छुप कर सुन रहा है बहुत देर से, छोटा सा बच्चा है, तो शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा कि जब टीचर ये पढ़ाए कि एवरी एक्शन हैज अ पैरेलल और ऑपोजिट रिएक्शन, वो ये कहे कि इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, और ये जो ताल्लुक है एक्शन और रिएक्शन का, ये नेसेसरी नहीं है, हैबिचुअल है। यानी आम तौर से हम ऐसा देखते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, सबब मुसब्बब तक जाता है, इल्लत मालूल तक जाती है, कॉज इफेक्ट तक जाता है। आम तौर से ऐसा होता है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। आम तौर से आप ऐसा ही होगा कि आग जलाएंगे, उंगली डालेंगे तो उंगली जलेगी, लेकिन कभी कभी इसके बरक्स भी होगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला गया और आग ने उनको नहीं जलाया, चूंकि ये जो कॉज एंड इफेक्ट का ताल्लुक है जरूरी नहीं है बल्कि आदी है। यही फलसफा है जो इमाम गजाली रहमहुल्लाह ने पेश किया और जिसकी वजह से आज तक वो मतरून है, जबकि यह हकीकी फलसफा है। लेकिन मुसलमानों में भी जो लोग साइंटिस्टिक माइंडसेट रखते हैं, सबसे ज्यादा अगर वो किसी को बुरा भला कहते हैं तो वो इमाम गजाली हैं, बल्कि अपनी जिंदगी के जितने भी
इन्हितातात और डिक्लाइंस हैं, उन सब का कसूरवार वो इमाम गजाली रहमहुल्लाह को करार देते हैं कि इन्हीं की वजह से आज हम साइंसी बुनियादों पर या साइंसी दुनिया में पीछे जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इमाम गजाली ने यह नहीं कहा कि साइंस मत पढ़ो, ये नहीं कहा कि अगर कॉज होगा तो इफेक्ट नहीं होगा, ये नहीं कहा कि अगर इल्लत होगी तो मालूल नहीं होगा, ये नहीं कहा कि अगर सबब होगा तो मुसब्बब नहीं होगा, ये कहा कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो नेसेसरी नहीं है बल्कि आदी है, और खुदा जब चाहे उस रिलेशन को तोड़ सकता है चूंकि खुदा कादिर मुतलक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साइंटिसिज्म के एतबार से, उसके एतबार से बात कही गई है कि इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ही सबसे बड़ी चीज़ है, इसके अलावा कोई नहीं है। साइंस में हम ये चीज़ देखते हैं, फ़लसफ़ा भी जो ये कहते हैं कि जो चीज़ दिखती है वही चीज़ होती है। टाइम में भी जो टाइम ट्रैवल करती है और अलग अलग दर्जे में जो चीज़ होती है वो जो दिखती है हमें, जैसा अरस्तू ने फ़लसफ़ा ने कहा है कि जो चीज़ हम महसूस करते हैं या जो चीज़ को हम देखते हैं वही चीज़ है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। हम आपका एक लेक्चर सुन रहे थे, उसमें एक इलाही पर्सन ने आपसे सवाल किया था कि हमको किसने बनाया, तो आपने कहा था कि माशाल्लाह गॉड ने बनाया, ठीक है, अल्लाह ताला ने बनाया। तो अल्लाह को किसने बनाया? ये बहुत सारे ऐसे पीपल्स है सवाल करते हैं कि अल्लाह को किसने बनाया। माशाल्लाह आपने कहा था कि कंप्यूटर जिसने बनाया, ज़रूरी नहीं है कि टाइम लाइन में उसका रहना मौजूद हो, ज़रूरी नहीं है कि वो टाइम लाइन में मौजूद है, क्योंकि कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर में मौजूद नहीं है। ऐसे ही अल्लाह ने हमें बनाया, तो अल्लाह ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर में हो। सवाल मुख्तसर कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सवाल नहीं हुआ, सवाल करें पूरा। ये तो आपने मेरे लेक्चर का रेफरेंस मुझे दे दिया, वो तो मुझे पता ही है। जी, तो मेरा यही सवाल है कि आज के ज़माने में हालात हाजरा में ऐसे बहुत सारी पीपल्स हमें देखने मिलते हैं, बहुत सारे सवालात करते हैं लोग कि खुदा का वजूद क्या है, तकदीर का वजूद क्या है, तो हम किस तरीके से उन्हें बेहतर आंसर और जवाब दे सकते हैं? जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आपके सवाल का खुलासा ये है कि साइंस की बुनियाद पर हम ये मानते और तसव्वुर करते आ रहे हैं कि जो चीज़ मौजूद है उसका दिखना और उसका किसी टाइम में होना ज़रूरी है, और जब खुदा के ताल्लुक से ये सवाल होता है कि खुदा क्यों नहीं दिखता और वो किस टाइम में है, तो फिर कैसे हम इसको रिकंसाइल करें। तो ये मैं समझता हूँ कि आपके सवाल का खुलासा है, और जवाब उसका यही है कि जिस जहन में ये सवाल पैदा हुआ है वो साइंस की बुनियाद पर नहीं बल्कि साइंटिज्म की बुनियाद पर उसने ये सवाल किया है। इसको हम, साइंटिज्म की एक ब्रांच है मटेरियलिज्म, और मटेरियलिज्म का मतलब ही ये है कि वो मैटर को ही, यानी मादे को ही मौजूद मानते हैं, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ मौजूद नहीं मानते। मैं एक मिसाल से आपको समझाना चाहूँगा, और ये मिसाल है हमारे कॉन्शियसनेस की, यानी शुऊर की। शुऊर के ताल्लुक से इल्म नफ्सियात और दीगर फ़नून में बहस होती है कि क्या शुऊर का और कॉन्शियसनेस का अलग से कोई वजूद है, या ये हमारी ब्रेन सेल्स एक्टिविटीज़ ही को हम शुऊर कहते हैं। ये एक पूरी बहस मौजूद है। जो लोग साइंटिस्टिक माइंड रखते हैं उनके मुताबिक शुऊर की अलग से कोई उसका वजूद नहीं है, बल्कि जो हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिविटीज़ हैं वही दरअसल उसकी एक्टिविटी को शुऊर कहा जाता है, दिमाग से हटकर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ साइंसदान माइनॉरिटी में है, ये मानते हैं कि शुऊर अलग है, ब्रेन अलग है। शुऊर ऐसा है, उसको एक मिसाल से समझ लीजिए। मसलन सैटेलाइट है जो इस दुनिया के बाहर, इस ग्लोब के बाहर है, और फिर आपके घर पर एक एंटेना लगा हुआ है, और उस एंटेना से चीजें या तस्वीरें आपके टीवी सेट पर आ रही हैं। तो ये जो एंटेना है इसने रिसीव किया सैटेलाइट से, और उसके बाद उस डेटा को ट्रांसफर कर दिया आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इस तरह इसको समझ लें, इसे मिसाल के तौर पर है कि ये जो सैटेलाइट है गोया कि ये शुऊर है, एंटेना दिमाग है, और आपकी जो बॉडी है ये स्क्रीन है जो कुछ आपकी बॉडी के ऊपर हो रहा है। शुऊर गैर मादी चीज है, शुऊर मादी चीज नहीं है। अब इसको मैं साबित करता हूं एक मिसाल के जरिए। इसका तजुर्बा आप में से हर आदमी को हुआ है और अक्सर होता रहता है। कभी आपने महसूस किया कि आप एक गैदरिंग में हो और अचानक आप पलट कर देखें और सामने वाला आपको देख रहा हो और वो एकदम नजर चुरा ले, तो आपको महसूस हो जाता है कि ये मुझे देख रहा था, जबकि आप तो सामने देख रहे हैं, लेकिन एकदम आपकी निगाह उधर जाती है। वो क्या चीज है कि जिसने आपको बताया कि कोई आपको देख रहा है, और इसका तजुर्बा आपको
तकरीबन रोजाना होता होगा, कोई भी आपको घूरे अगर। एक बाकायदा इस पर रिसर्च हुई, एक सर्वे हुआ, उसमें कुछ लोगों को एक कमरे में बिठाया गया और उनको दो दो ग्रुप में, दो दो बंदों के ग्रुप में तकसीम कर दिया गया। एक को कहा गया लुकर, देखने वाला, और दूसरे को द लुक्ड एट, यानी जिसको देखा जा रहा है। तो जिसको देखा जा रहा है उसको कुर्सी पर बिठा दिया और वो मसलन इस दीवार की तरफ देख रहा है, और जो लुकर है उसको पीछे बिठा दिया और उसको ये कहा गया कि कभी तुम इसको देखना और कभी उसको मत देखना, दीवार की तरफ देखना। और फिर उसके बाद उस बंदे से जो इधर देख रहा है, आगे बैठा हुआ, उससे पूछा गया क्या तुम्हें देखा जा रहा है, और उस पूरे सर्वे को रिकॉर्ड किया गया। तो मोर देन 80% ऑफ द टाइम ये बात सही निकली कि जिस वक्त पीछे बैठा हुआ बंदा इस बंदे को देख रहा था और उसने कहा कि हाँ मुझे देखा जा रहा है, तो वाकई उसको देखा जा रहा था। तो अब यहां सवाल यह है कि इन दोनों के दरमियान वो कौन सा मादी कनेक्शन है कि जिससे ये पता चला कि उसको देखा जा रहा है। आपको अगर आपका कोई साथी, कोई दोस्त घूर रहा है, आप किसी जगह भी हो, मस्जिद में हो, रज़गा में हो, आपको कैसे पता चलता है कि कोई घूर रहा है? ये वो शुऊर है जो आपके दिमाग को अलर्ट करता है। और इसी तरीके से नजर बद लगती है। नजर बद क्या है? किसी बच्चे को आप घूरें और वो बच्चा मुतासिर हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ये दरअसल वो शुऊर है जो हमारे दिमाग को डिक्टेट करता है, और ये इल्म नफ्सियात में पूरी एक बहस है। और इसको अगरचे बहुत से साइंटिस्ट दुरुस्त नहीं मानते, लेकिन जो डेटा है उसका इनकार भी नहीं कर सकते। तो ये इस बात की दलील है कि गैर मादी वजूद है, शुऊर जो कि गैर मादी है वो वजूद रखता है। तो फिर आपके सवाल का जवाब निकल कर आ गया कि यह जरूरी नहीं है कि वजूद के लिए चीज का मादी होना, यह कोई जरूरी नहीं है, गैर मादी चीजें भी वजूद रख सकती हैं। आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी थी कि स्पेस टाइम मेश कर्व्ड की, तो क्या उसको हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मिराज का सफ़र हुआ तो उससे जोड़ सकते हैं, या और क़यामत का एक दिन 50,000 साल का जो दिन होगा, तो क्या उससे उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं उस थ्योरी को? जज़ाकुमुल्लाह। अगर आप मुझे ये गारंटी दें कि ये थ्योरी आइंस्टाइन की सुबह क़यामत तक नहीं बदलेगी तो मैं ज़रूर जोड़ूंगा, लेकिन इसकी गारंटी खुद आइंस्टाइन के पास नहीं थी। यह हो सकता है कोई भी साइंटिफिक थ्योरी ऐसी है, मसलन आज स्कूल में, हर स्कूल में डार्विनियन एवोल्यूशन को पढ़ाया जाता है, एज ए फैक्ट पढ़ाया जाता है। यह अलग बात है कि लफ्ज फैक्ट अब साइंस में एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई चीज ये नहीं होती कि साइंटिफिक फैक्ट, थ्योरी ही आखिरी चीज है। लेकिन अगर आप पक्के डार्विनियों से पूछें कि क्या तुम्हें लगता है कि यह थ्योरी कभी बदलेगी, तो वो भी ये कहेंगे कि इस बात का इम्कान है कि आगे चलकर हमें इर्तिका के और लाइफ के ताल्लुक से इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन मिल जाए, और अगर इससे बेहतर तफसील और तशरीह हमें मिल जाए तो हम डार्विनियन एवोल्यूशन को छोड़ देंगे। अगर वो मुखलिस होगा अपने इर्तिका के साथ तो वो जरूरी बात कहेगा। तो अगर कोई भी साइंटिफिक थ्योरी है, कोई भी हो, वो आइंस्टाइन की हो, वो न्यूटन की हो, वो किसी की भी हो, अगर आपको इस बात का यकीन है कि वो थ्योरी नहीं बदलेगी तो यकीनन आप मजहबी मामलात की तशरीह उससे करें, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन जब थ्योरी बदलती है, बदलेगी, तो आपने आज मेराज से उसको जोड़ा, या मसलन क़यामत के दिन 50,000 साल का होगा उसको जोड़ा, कल आइंस्टाइन वालों ने कह दिया कि नहीं जी वो तो माजी की बातें थी, अब तो एक नई बात लेकर आए, तो आप तो मैदान में खड़े हो जाएंगे कि मुझे तो अब कुरान की तशरीह बदलनी पड़ेगी। तो इसलिए कुरान और हदीस की साइंसी तशरीह की कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को सामने रखना चाहिए और गैर ज़रूरी तौर पर साइंस को इस्तेमाल करके कुरान और हदीस की तशरीह नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, मेरा जो सवाल है वो असल में उस फ़लसफ़े के ऊपर है जिसकी बतन से जो है वो साइंस निकली है। बिलखुसूस जो निशत सानिया के बाद जो फ़लसफ़ा मग़रिब में जो है उरूज पकड़ा, जिसे मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ा की जमात, चाहे वो दिकार्त हो, लिबनीज़ हो, वोल्टायर हो, कांत ने जिसको तक़वियत पहुँचाई, जिसको ये कहते हैं कि एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म का जो फ़लसफ़ा है कि इंसान को मरकज़ में रख करके पूरी कायनात की तशरीह की जाए, क्योंकि उनका जो बुनियादी मुक़दमा ये था कि इससे पहले पूरी कायनात में इंतशार इसी वजह से था कि इंसान जो है वो कायनात की
तशरीह ही गलत कर रहा था। तो जिस फ़लसफ़े को लेकर के बाद में फिर साइंस से उसने जो है तक़वियत हासिल की, बिलखुसूस उस फ़लसफ़े को ख़ुद मग़रिब में एक तरह के जो है वो आप कैसे बैकक्लैश हासिल है। चूँकि आप ख़ुद उस तबके में रहे हैं और उस माशरे से आपका ताल्लुक़ है, तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से पोस्ट मॉडर्निज़म की जो फ़िलासफ़ी इमर्ज की और ख़ुद मग़रबी फ़िलासफ़र्स बिलखुसूस आप कह सकते हैं ज़ीज़ैक वगैरह वो कहते हैं कि हम इससे पूरी उम्मीद नहीं है, और जिस तरह की मादियत जो है बहुत ज़्यादा वजूद में आ रही है, हम बिल्कुल इस मुआशरे से पूरी उम्मीद नहीं है जहाँ पर मुआशरा बिल्कुल एक क्योटिक और एक रिस्की सोसाइटी इमर्ज कर गई है। तो मेरा सवाल ये है सर कि क्या ख़ुद इस फ़लसफ़े ने ख़ुद नताइज के अतबार से ये साबित नहीं कर दिया कि ये फ़लसफ़ा इंसान के लिए खैर होने के बजाय ख़ुद इसके अंदर शर मौजूद है? जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है कि पोस्ट मॉडर्निज़म का जो फ़लसफ़ा है वो नताइज के एतबार से शर ही शर लाता है, उसमें खैर का कोई पहलू नहीं है। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म की जो बुनियाद है वो ये है कि देयर इज़ नो मेगा नैरेटिव, कि कोई मेगा नैरेटिव यानी कोई एक ऐसा नैरेटिव नहीं कि जिसके ऊपर पूरी इंसानियत इत्तेफाक कर ले, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट कि सारी दुनिया उस पर इत्तेफाक कर ले, उसकी कोई हैसियत कोई वजूद नहीं है। मेरे नज़दीक एक चीज़ दुरुस्त हो सकती है, वही चीज़ आपके नज़दीक गलत हो सकती है। जो चीज़ आपके नज़दीक दुरुस्त है वो मेरे नज़दीक गलत है। वी एग्री टू डिसएग्री, यानी हम इख्तिलाफ इस बात पर करते हैं, इत्तेफाक इस बात पर करते हैं कि हम एक दूसरे से इख्तिलाफ करते रहेंगे रिस्पेक्ट के साथ। अब ये एक फ़लसफ़ा है, इसको ज़रा सा अप्लाई कीजिए। आप अप्लाई आप करेंगे, मिसाल के तौर पर एक रियासत है और एक दहशतगर्द ग्रुप है। रियासत ये कहती है कि ये ग्रुप दहशतगर्द है, दहशतगर्द ग्रुप ये कहता है कि रियासत जालिम है, और हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम मुजाहिद आज़ादी हैं। दोनों पोस्ट मॉडर्निज्म के एतबार से दुरुस्त हैं, चूंकि कोई मेगा नैरेटिव, कोई ऐसा नैरेटिव तो है नहीं कि जिस पर सारी दुनिया इत्तेफाक कर ले। दोनों अगर दुरुस्त हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की बुनियाद पर, तो आप किसको गलत कहेंगे? क्या दहशतगर्द ग्रुप को गलत कहेंगे या उस हुकूमत को कहेंगे कि जिसने उस ग्रुप को दहशतगर्द करार दिया है? क्योंकि दोनों ही सही है। तो फिर ये जो पूरी वॉर ऑन टेरर हुई है, ये कौन से इज्म की बुनियाद पर हुई है भाई? पोस्ट मॉडर्निज्म की बुनियाद पर तो ये पूरी जंग जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पे लगे हैं, ये सब के सब बेकार गए। तो पोस्ट मॉडर्निज्म का नजरिया मगरिब में पनपा, मगरिब में फैला और बढ़ा, और खुद जो मगरिबी अफकार के जो नताइज हैं वो उसका साथ नहीं देते हैं। मगरिब चाहता है कि उसकी बात को पूरी दुनिया तस्लीम करे, और एक तरफ ये कहता है कि नहीं, आपकी बात भी दुरुस्त है और मेरी बात भी दुरुस्त है। इस वक्त दुनिया में अखलाकी एतबार से, वो एक दूसरी मिसाल हुई, एक और मिसाल दे रहा हूँ, LGBT की जो मूवमेंट है वो पूरी दुनिया में चल रहा है। लोग जो गाँव कस्बात में रहते हैं शायद वो इस चीज़ से वाकिफ़ ना हो, लेकिन ख़ुद मशरिकी ममालिक में बड़े बड़े शहरों में इसके ताल्लुक़ से न सिर्फ ये कि तहरीकें चलती हैं, मार्च होते हैं, जुलूस निकलते हैं, और अपने वजूद का लोगों को एहसास दिलाया जाता है कि हम मौजूद हैं। ये मशरिकी ममालिक की बात कर रहा हूँ। रही बात मगरिबी ममालिक की, तो मगरिबी ममालिक में तो खैर अब इस चीज़ को इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया गया कि आप इस चीज का, इस रवैये का इनकार नहीं कर सकते, उसको गलत नहीं करार दे सकते। मसलन अभी कल बात हो रही थी तो मैंने एक एग्जाम्पल दी कि अगर किसी यूरोपियन कंट्री में कि जहां इस मूवमेंट को बेइंतहा तक़वियत हासिल है और कानून का सहारा हासिल है, अगर किसी मस्जिद के इमाम के पास दो मर्द आए और ये कहें कि आप हमारा निकाह पढ़ा दीजिए, तो वो इमाम साहब इसका इनकार नहीं कर सकेंगे और उन्हें निकाह पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन का केस हो जाएगा। तो अगर पोस्ट मॉडर्निज्म दुरुस्त है तो भाई ठीक है, LGBT भी सही है और इमाम साहब भी सही है। इमाम साहब को अब मजबूर न करें कि वो इन दो गेज या हमजिन्स परस्तों का निकाह पढ़ाएं। जिस तरीके से आप इन दो हमजिन्स परस्तों को जस्टिफाई कर रहे हैं, इमाम साहब को भी करें। लेकिन यूरोप का या यूरोपियन फिक्र का ये दोगला और मुनाफिकाना रवैया है कि एक तरफ पोस्ट मॉडर्निज्म के हक में खड़े हैं और दूसरी तरफ टोटलिटेरियनिज्म के। जी मुफ्ती साहब, एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा जी, कि जो शरीयत के उन्वान से अगर कोई ऐसे फ़लसफ़ा है या कोई ऐसी साइंटिफिक थियोरी है जो एक वेल नोन फैक्ट है, यानी मुसल्लमा हकीकत है वो, तो क्या उसका सहारा लेके किसी शरीयत के किसी हुक्म को साबित कर सकते? जैसे मिसाल के तौर पर शरीयत की जो मकासिद शरीयत है उसको जेरमी बेंथम की थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म के बेसिस पे उसको साबित कर सकते? जेरमी बेंथम की थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म खुद एक फेलियर थ्योरी है। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर आपसे पूछता हूं कि
यूटिलिटेरियनिज्म की बुनियाद पर क्या मैं अमरीकी स्लेवरी को दुरुस्त करार दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं? अमरीकी स्लेवरी के जिसमें लाखों कालों को कई सौ साल तक गुलाम बनाया गया, उनके गर्दन में तोक डालकर उनको शैकल्ड करके फार्म्स के ऊपर रखा गया, उनको खाना नहीं दिया गया, उनकी औरतों का रेप किया गया। ये अमेरिका की तारीख है और इस तारीख को स्कूलों में पढ़ाया जाता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ढकी छुपी है। किस बुनियाद पर? यूटिलिटेरियनिज्म की बुनियाद पर। यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब यह है कि जो चीज़ मुफीद है, नफ़ा बख्श है, वो अच्छी है, वो अखलाकी एतबार से दुरुस्त है। अमेरिका में जब सिविल वार हुई तो उससे पहले अमेरिका में 1860s और 70s में ये बहस चली कि ग़ुलामों को आज़ाद कर देना चाहिए। तो अमेरिका तकसीम हो गया नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट्स में। तो जो सदर्न स्टेट्स थे, अलाबामा है और इसके अलावा और बहुत सारे स्टेट्स थे, कैरोलिना है, ये सारे के सारे स्टेट्स, एरिज़ोना, टेक्सास, ये स्टेट्स इस बात के लिए जमे हुए थे कि ग़ुलामों को आज़ाद नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इन ग़ुलामों के ग़ुलाम बाकी रहने से हमारी खेतियों में, कम से कम खेतों में हल चल रहा है, इकॉनमी ग्रो कर रही है, तो ये ज़रूरी है कि ये ग़ुलामी बाकी रहे। उन्होंने पूरी कौम के नफ़े को सामने रखकर लाखों ग़ुलामों को ग़ुलाम बनाए रखने की तजवीज़ दी। उसके मुकाबले में जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं, बज़ाहिर उन्होंने इंसानी हुकूक का सहारा लिया लेकिन बबातिन कुछ और था, वो एक अलग मसला है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ग़ुलामों को आज़ाद करना है। और यूं यकलख्त अब्राहम लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के ज़रिए ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया। सारे ग़ुलाम आज़ाद हो गए और उसके बाद फिर सिविल वॉर शुरू हुई। तो ग़ुलामी के जिसको आज दुनिया में निहायत, यानी समझ लें कि एक मकरूह चीज़ समझा जाता है, गलत चीज़ समझा जाता है, उसको भी एक अरसे यूटिलिटेरियनिज्म की बुनियाद पर दुरुस्त करार दिया गया है। अब जो आपने कहा कि क्या हम इस्लामी शरीयत की किसी चीज़ को यूटिलिटेरियनिज्म की बुनियाद पर दुरुस्त करार दे सकते हैं, ये याद रखिए कि यूटिलिटेरियन का मतलब यह है, यूटिलिटेरियनिज्म का या यूटिलिटी का, कि जो चीज़ काबिल नफ़ा है वो दुरुस्त है और जो चीज़ नुकसानदेह है वो गलत है। लेकिन ये तय कौन करेगा कि कौन सी चीज़ नफ़ा बख्श है और कौन सी चीज़ नुकसानदेह है? इस्लाम में भी ऐसा ही उसूल है कि ला ज़रर वला ज़िरार फ़िल इस्लाम, कि इस्लाम में ना नुकसान और ज़रर की गुंजाइश है, न ही ऐसा कोई कानून है कि जिसकी बुनियाद नुकसान के ऊपर हो। लेकिन दोनों को एक न समझें। उसकी वजह यह है कि इस्लाम ने जब ये उसूल दिया कि ला ज़रर वला ज़िरार फ़िल इस्लाम, ये भी बता दिया कि कौन सी चीज़ में ज़रर है और किस चीज़ में नफ़ा है। यूटिलिटेरियनिज्म या जर्मी बेंथम ने ये तो बताया कि जो चीज़ नफ़ा बख्शो वो अच्छी है और जो नुकसानदेह वो अच्छी नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सी चीज़ नफ़ा बख्शे और कौन सी चीज़ नुकसानदेह है। ये आप खुद तय करते फिरें, और इसीलिए सिविल वॉर हुई थी 1800s में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।